भूत के खिलाफ झारखंड के दुमका जिले का रनेश्वर गांव चारों ओर से घने जंगलों और टेढ़े मेढ़े रास्तों से घिरा हुआ था। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोग मेहनती किसान थे। दिन के समय खेतों में काम चलता, बच्चे खेलते और औरतें कुएं से पानी भरती। लेकिन धीरे धीरे गांव पर एक अजीब सा डर छाने लगा। शुरुआत रामेश्वर नाम के किसान से हुई। एक रात वह अपने खेत की रखवाली करने गया। आसमान में बादल छाए थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसने टॉर्च जलाई तो खेत की मेड़ पर लंबा चौड़ा साया खड़ा था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आंखें अंगारे की तरह लाल थी। रामेश्वर के हाथ से टॉर्च गिर गई और वह भागता हुआ गांव लौटा। पूरी रात उसे तेज बुखार रहा और वह बार बार कहता रहा, वो मुझे घूर रहा था, वो इंसान नहीं था। अगली सुबह उसकी पत्नी सीता ने पूरे गांव को बताया। धीरे धीरे बातें फैलने लगी। कोई कहता कि रात में कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है, कोई कहता कि खेत के बीच से औरत की रोने की आवाज आती है। बच्चों ने कहना शुरू किया कि उन्हें सपनों में लाल आंखों वाली औरत दिखती है। गांव का माहौल बदल गया। औरतें रात को कुएं पर नहीं जाती, मर्द खेतों में पहरा देने से डरने लगे। बुजुर्ग हरिचरण ने पंचायत में कहा, ये जमीन शापित है। मैंने अपने बचपन में भी सुना था कि यहाँ कोई औरत मरी थी, तब से आत्मा भटक रही है। गांव में बैठकी हुई, लोग इकट्ठा हुए, मशालें जलाई गईं। लंबी चर्चा चली। किसी ने कहा ये तांत्रिक का काम है, किसी ने कहा यह अंग्रेजों के जमाने की आत्मा है। लेकिन सबके चेहरे पर डर साफ था। उस रात फिर घटना हुई। दो नौजवान खेत की तरफ गए। हवा अचानक तेज हुई और पेड़ों की डालियां हिलने लगीं। अचानक उन्होंने देखा कि एक लाल चुनरी पहने औरत खेत के बीच खड़ी है। चेहरा ढका हुआ, बाल बिखरे हुए। दोनों नौजवान चीखते हुए भागे और अगले दिन उन्होंने गांव में बताया कि औरत ने उन्हें पास आने का इशारा किया था। धीरे धीरे ये डर पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में लेने लगा। बच्चे रोते रहते, औरतें पूजा पाठ बढ़ा देती और मर्द रात में घर से निकलने की हिम्मत नहीं करते। रनेश्वर गांव, जो कभी चहल पहल से भरा रहता था, अब अंधेरे के नाम से कांपने लगा। यही थी डर की शुरुआत। गांव में डर इतना बढ़ गया कि अब हर घर में इसके बारे में बातें होने लगी। कोई कहता कि खेतों में आत्मा घूम रही है, कोई कहता कि ये किसी का श्राप है। औरतें रोजाना बच्चों को जल्दी घर ले आती। सूरज ढलते ही पूरा गांव जैसे सोख जाता था। एक दिन गांव के चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। बड़े बुजुर्ग, औरतें और नौजवान ऑल इकट्ठा हुए। हवा में बेचैनी थी। मशालें जलाई गईं और उनके पीली रोशनी में लोगों के चेहरे और भी भयभीत लग रहे थे। हरिचरण, जो गांव का सबसे बूढ़ा आदमी था, बोला, मैंने अपने बचपन में भी सुना था कि यहाँ रात के अंधेरे में औरत की चीखें सुनाई देती हैं। उस समय लोगों ने कहा था कि कोई अंग्रेज अफसर की औरत यहाँ दफन हुई थी। तभी से ये जमीन अपवित्र मानी जाती है। एक नौजवान ने बीच में कहा, अगर ये सच है तो इतने सालों तक ये आत्मा चुप क्यों रही और अब क्यों परेशान कर रही है? बुजुर्ग गौरी अम्मा ने धीरे से कहा, आत्माएं सोती नहीं बेटा, वे तब जागती हैं जब उनकी शांति भंग होती है। शायद किसी ने खेतों में कुछ ऐसा किया है जिससे वह आत्मा क्रोधित हो गई है। भीड़ में खुसफुसाहट होने लगी। कोई कहता कि पड़ोसी गांव के तांत्रिक ने काला जादू किया है। कोई कहता कि किसी ने रात को खेत में बलि चढ़ाई थी। सीता, रामेश्वर की पत्नी, कांपते हुए बोली, मैंने अपने पति को उस रात देखा था। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसने कहा था कि वो साया इंसान नहीं था। अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो हम खेतों में काम कैसे करेंगे? हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। पंचायत के मुखिया ने सबकी बातें सुनी और गंभीर स्वर में कहा, डरकर भागने से कुछ नहीं होगा। हमें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। अगर आत्मा है तो हमें उसका कारण खोजना होगा, और अगर कोई इंसान है जो भूत बनकर हमें डराता है तो उसे पकड़ना होगा। चर्चा लंबी चलती रही। धीरे धीरे माहौल और भी भारी हो गया। तभी एक औरत ने बताया कि उसने अपने सपने में एक औरत को लाल चुनरी में देखा था, जो कह रही थी, ये जमीन मेरी है, यहाँ कोई नहीं रहेगा। ये सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। बच्चे रोने लगे और औरतें उन्हें चुप कराने लगी। अफवाहें अब और भी फैलने लगी। कोई कहता कि रात में खेतों से धुआं उठता है। कोई कहता कि आधी रात को तालाब से किसी के गाने की आवाज आती है। गांव अब पूरी तरह भय और शंका के जाल में फंस चुका था। पंचायत का अंत इस फैसले के साथ हुआ कि अगर घटनाएं और बढ़ी तो पुलिस को बुलाया जाएगा। लेकिन मन ही मन सबको लग रहा था कि इंसान की ताकत से परे कुछ इस गांव में सक्रिय हो चुका है। गांव में अफवाहें अब इतना फैल चुकी थीं कि लोग दिन में भी खेतों में जाने से डरने लगे थे।
रामेश्वर, जिसकी हालत सबसे खराब थी, रोज रात को चीखकर उठ जाता था। उसका शरीर कमजोर हो चुका था और उसकी पत्नी सीता हर वक्त रोती रहती थी। आखिरकार गांव के मुखिया ने ठान लिया, अब पुलिस को खबर देनी ही पड़ेगी। अगले दिन सुबह मुखिया और कुछ लोग साइकिल पर बैठकर थाने पहुंचे। थाने में मौजूद दरोगा यादव ने उनकी बात सुनी। पहले तो वह हंस पड़ा। अरे भाई, भूत प्रेत के लिए भी अब पुलिस बुलाओगे क्या? अगली बार तो कहोगे कि भूत को हथकड़ी डाल दो। गांव के बुजुर्ग हरिचरण ने गुस्से में जवाब दिया, दरोगा जी, मजाक मत उड़ाए। हमारे गांव में औरतों को खेत में जाते हुए कोई रोकता है? रात को चीखें सुनाई देती हैं। आदमी डर से बीमार पड़ रहे हैं। ये सिर्फ अफवाह नहीं है। पुलिस वाले अब थोड़े गंभीर हुए। उन्होंने रामेश्वर की हालत देखी, कमजोर, कांपता हुआ और उसकी आंखों में भय। ये देखकर दरोगा यादव ने कागज उठाया और कलम से लिखना शुरू किया। का मजमून कुछ ऐसा था। शिकायतकर्ता, गांव के लोग मुखिया के नेतृत्व में। घटना, खेतों में रात को अजीब आवाजें, साया दिखाई देना, लोगों का डर और बीमारी। आरोप, अज्ञात व्यक्ति या आत्मा द्वारा ग्रामीणों को डराना और नुकसान पहुंचाना। धारा, लोक शांति भंग करना और अज्ञात खतरा। दरोगा ने पढ़कर सुनाए। सब गांव वाले अचंभित थे कि अब भूत के खिलाफ दर्ज हो गई है। ये पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। कुछ पुलिस वाले अब हंसते हुए बोले, चलो देखते हैं, तुम्हारे भूत को पकड़ते हैं। आधी रात को खेत में घात लगाकर बैठेंगे। उस रात पुलिस की एक जीप गांव पहुंची। 4 सिपाही, दरोगा यादव और एक टॉर्च लेकर वे खेत की ओर बढ़े। गांव वाले दूर से ये दृश्य देख रहे थे। खेत में चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। पुलिस वालों ने मशालें जलाई और बांसों में टांग दी। सबने घेराबंदी कर ली। पहली रात कुछ खास नहीं हुआ, बस ठंडी हवा चली और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। लेकिन दूसरी रात अचानक खेत के बीचों बीच से करुण चीख गूंजी, ये जमीन मेरी है, कोई यहाँ नहीं रहेगा। पुलिस वालों का दिल दहल गया। सिपाही रामलाल की टॉर्च हाथ से गिर पड़ी। एक काला सा साया खेत के बीचों बीच खड़ा था। दरोगा ने हिम्मत जुटाकर आवाज लगाई, कौन है वहाँ? सामने आओ, वरना गोली चल जाएगी। लेकिन साया हंसने लगा। उसकी हंसी औरत जैसी थी, पर उसमें दर्द और गुस्सा मिला हुआ था। गांव वाले दूर से ये सब देखकर चिल्लाने लगे और पुलिस वाले अब समझ गए कि मामला इतना आसान नहीं है। पुलिस के सामने उस साये का प्रकट होना अब गांव और पूरे जिले की बड़ी खबर बन चुका था। अगले ही दिन ये घटना अखबारों में छपी। गांव में भूत के खिलाफ पुलिस भी हुई बेबस। पत्रकारों का हुजूम गांव में उमड़ पड़ा। कैमरे, माइक्रोफोन और सवालों की बौछार। क्या आपने भूत को देखा? क्या पुलिस सच में डरी? क्या सरकार अब भूत भगाने का आदेश देगी? गांव के लोग परेशान भी थे और डरे भी, लेकिन अब इस खबर से उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं। इसी बीच एक प्रसिद्ध तांत्रिक का आगमन हुआ, बाबा त्रिलोचनानंद। उसने गांव की पंचायत में आकर कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह एक अटकती हुई आत्मा है जो बदले की आग में जल रही है। जब तक इसकी तृप्ति नहीं होगी, गांव को चैन नहीं मिलेगा। गांव के बुजुर्ग पूछ बैठे, बाबा, आप तो कहते हैं तंत्र मंत्र से सब कुछ संभव है, क्या आप इस आत्मा को बांध सकते हैं? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, आत्मा को बांधना संभव है, पर इसके लिए मुझे इसकी असली कहानी जाननी होगी। यह आत्मा किसकी है? इसकी मृत्यु कैसे हुई? जब तक इसका भेद नहीं खुलेगा, तब तक शांति असंभव है। पुलिस की खोजबीन। पुलिस ने भी अब गंभीरता से जांच शुरू की। पुराने जमाने के रिकॉर्ड खंगाले गए। तहसील के दफ्तर में पता चला कि जिस खेत में ये सब हो रहा है, वह पहले एक औरत पद्मावती के नाम दर्ज था। तांत्रिक के अनुष्ठान की रात के बाद से हालात और भी बिगड़ गए। अब सिर्फ खेतों में ही नहीं, गांव के घरों में भी अजीब घटनाएं होने लगी। रात को औरतें कहती कि कोई उनके कानों में फुसफुसाता है, तुम्हारा बच्चा मेरा है, मुझे वापस चाहिए। बच्चे नींद में चिल्लाकर उठते और कहते, माँ, मुझे कोई खेत में बुला रहा है। सीता, रामेश्वर की पत्नी, कई रातों से सोई नहीं थी। हर बार उसे लगता कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। जब हिम्मत करके दरवाजा खोला, तो बस काली परछाई सरककर अंधेरे में गायब हो गई। पुलिस अब रोज रात गश्त लगाने लगी, लेकिन हर बार उन्हें कुछ न कुछ असामान्य दिखाई देता। कभी खेत में जली हुई अगरबत्ती पड़ी मिलती, कभी जमीन पर खून के धब्बे। एक रात सिपाही रामलाल और महेंद्र ने देखा, खेत के बीचों बीच पद्मावती का नाम खून से लिखा हुआ था। रामलाल डरकर चीख पड़ा, ये तो आत्मा खुद लिख रही है। महेंद्र ने हाथ कांपते हुए कहा, लगता है ये फर पड़ चुकी है, अब इंसाफ मांग रही है। अब गांव में दहशत इतनी बढ़ गई कि लोग खेत बेचना चाहते थे। पंचायत में मीटिंग हुई।
कुछ लोग बोले चलो गांव छोड़ देते हैं। कुछ ने कहा नहीं, ये आत्मा हमें कहीं और भी पीछा करेगी। जब तक इसका काम पूरा नहीं होगा ये पीछा नहीं छोड़ेगी। बुजुर्ग हरिचरण ने आवाज उठाए, हमारे पुरखों की जमीन है ये, अगर हमने इसे छोड़ दिया तो आने वाली पीढ़ियां हमें काय कहेंगी। पत्रकार अब इस घटना को लाइव दिखाने लगे। कैमरों पर रात को दिखती परछाइयां, औरत की हंसी, चीखें, सब रिकॉर्ड हो रहा था। टीवी पर हेडलाइन चल रही थी, भूख बनाम पुलिस, इंसाफ की जंग। लोग अब इसे मजाक नहीं समझ रहे थे, यह मुद्दा राज्य की राजधानी तक पहुंच गया। रात का सबसे भयानक मंजर, एक रात गांव के बीचों बीच अचानक ढोल नगाड़े बजने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सब लोग चौपाल पर दौड़े। तभी खेत की दिशा से लाल धुएं का गुबार उठा, उसमें से पद्मावती का साया दिखाई दिया। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसने गगनभेदी आवाज में कहा, मैं इंसाफ चाहती हूँ, मुझे जिसने मारा उनका नाम सबको बताओ, वरना मैं हर घर से एक जान लूंगी। लोग दहशत में भागने लगे। बच्चों की चीखें, औरतों की सिसकियां और पुलिस वाले भी टॉर्च छोड़कर पीछे हट गए। दरोगा यादव कांपते हुए बोला, अगर ये सचमुच इंसाफ चाहती है तो हमें पुराने कत्ल का राज खोलना होगा, वरना ये गांव नष्ट कर देगी। अब गांव वालों को समझ आ गया था कि आत्मा से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पद्मावती की हत्या का असली सच सामने लाना। कई रातों की भयावह घटनाओं और दबाव के बाद गांव और थाने में एक नई ठोस कोशिश शुरू हुई। पुलिस ने गांव के पुराने रिकॉर्ड और परिवार के किस्से परख दस्तावेज खंगालने शुरू किए। थाने के छोटे से ऑफिस में परतदार फाइलों के बीच धूल जम चुकी थी। उन कागजों में कई चीजें छिपी थीं, जायदाद के कागज, पुराने मुकदमों की फटकर गई नोटिसें और सालों पुरानी शिकायतें। दरोगा यादव और उसकी टीम ने गांव के पुराने लोगों से लगातार पूछताछ की। हरिचरण दादा, गौरी अम्मा और कुछ बुजुर्गों ने यादों के किनारे से वह कहानी बताई जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही थी। पता चला कि 3 दशक पहले खेत के मालिकों और कुछ स्थानीय ठेकेदारों के बीच जमीन का विवाद हुआ था। उस दौर में कई लोगों ने समझौते में दबाव महसूस किया था। कुछ लोगों के नाम प्रकट होते ही नब्ज कांपने लगती थी। खोज में एक पुराना रजिस्टर मिला, उसी खेत का सरकारी रिकॉर्ड जिसमें एक नाम बार बार आ रहा था, वल्लभ सिंह। वल्लभ उसी जमीन का जमींदार रहा करता था। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि वल्लभ का परिवार ताकतवर था और उसने कई बार लोगों को हटवाने के लिए दबाव डाला। उस जमाने में पद्मावती की आवाज किसी के काम नहीं आई। रिकॉर्ड में एक नोट भी था, पद्मावती अनुचित दाब के कारण अस्वस्थ। कृषि भूमि विवाद का मामला। दरोगा यादव के मन में शक ने आकार पकड़ लिया। उन्होंने स्थानीय इतिहासकार और कुछ पुराने मुकदमों के वकील से भी मदद मांगी। धीरे धीरे जो तस्वीर बनकर उभरने लगी वह इतनी काली थी कि गांव वालों के रोष के साथ साथ शर्म का एहसास भी जगाती थी। इसी बीच एक युवा पत्रकार अनिरुद्ध, जो पहले दिनों से आकर घटना की लाइव कवरेज कर रहा था, थाने में अचानक आया। उसके हाथ में एक पुरानी पर्ची थी जो उसने तहखाने में किसी भूरे रंग के संदूक में खोज निकाली थी। पर्ची पर तारीख लगभग 30 साल पुरानी थी और उस पर कुछ लिखावट थी जिसे अनिरुद्ध ने बड़े ध्यान से पढ़ा। पर्ची में पद्मावती का नाम और साथ में एक छोटा सा नोट। उनकी आवाज ने बहुत लोगों को जगाया। अगर इसका कोई नतीजा निकले तो नोट अधूरा था, किनारे पर धब्बे थे। अनिरुद्ध का खोजा हुआ दस्तावेज नया सबूत बन गया। पुलिस ने वल्लभ के परिवार पर सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। वल्लभ का बेटा, जो अब गांव से बाहर शहर में रहता था, गांव में आया और पहली बार लोगों के बीच खड़ा हुआ। वह शर्म से नीचे देख रहा था। जब पुलिस ने उससे सीधे सवाल किए तो वह हक्का सा रह गया, लेकिन अंत में थककर उसने कुछ बात कबूल की। हमने पद्मावती की जमीन पर दबाव डाला था, मुकदमे दायर किए थे, लेकिन हत्या, मैं मानता हूं कि कुछ गड़बड़ हुई थी उस रात। कुछ लोग जो दबाव बना रहे थे वहां आए और कुछ हुआ। मैं सब कुछ नहीं बता सकता। इस संकेत के बाद पुलिस ने उस रात के उन लोगों के नामों को ट्रेस किया। चुनिंदा गवाहों ने बताया कि वल्लभ की ओर से कुछ गुंडे अक्सर खेतों पर आते थे तथा रात के समय डंडे डर कहकर लोगों को हटाया जाता था। एक पूर्व कर्मचारी ने बताया कि उस रात वल्लभ के कुछ लोग खेत के पास आग जला रहे थे, शायद डराने के लिए, और तभी पद्मावती गायब हो गई। जब पुलिस ने आधिकारिक तौर पर वल्लभ के परिवार पर दबाव बनाया तो गांव के लोगों के भीतर एक तरह की उथल-पुथल हुई। गांव के मुखिया और कुछ परिवारों ने खुलेआम अपील की कि दोषियों को सजा मिले और पद्मावती को इंसाफ मिले ताकि उसकी आत्मा चैन पाए। गांव के युवा, जिनके खेत सूख रहे थे और जिनकी जिंदगियां डर के साए में गुजर रही थीं, ने मिलकर थाने के बाहर प्रदर्शन कर दिया। वल्लभ के परिवार ने सुरक्षात्मक रुख अपनाया। उन लोगों का कहना था कि सब झूठ है,
यह एक शरारत है और कुछ लोग किसी की जमीन हड़पने के मकसद से यह अफवाहें फैला रहे हैं। शहर से आए वकील पहले तो केस को राजनीति का रंग देते दिखे, पर जब अनिरुद्ध और कुछ स्थानीय गवाहों ने मिलकर पुरानी पर्चियों और फोटो के साथ सबूत खड़े किए, माहौल बदलने लगा। फिर एक रात हुई, वह रात बहुत भयानक थी। गांव के बीचों बीच बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, पुलिस, पत्रकार, तांत्रिक बाबा और गांव वालों का गुस्सा। अचानक खेत की ओर से वही लाल धुआं उठा और उसमें से पद्मावती प्रकट हुई। इस बार अगला मंजर अलग था। उसकी आवाज में टेक्सचर आया, दर्द के साथ मांग, गुस्सा के साथ तड़प। उसने मजदूरों और उन लोगों की ओर देखा जो उस रात के करीब रहे थे, और एक एक नाम फुसफुसाकर कहने लगी। कुछ लोगों के चेहरे सख्त हो गए, कुछ के होंठ पीले पड़ गए। वहीं एक वल्लभ का करीबी छोटा रजत, जो पहले अपने हाथ साफ बता चुका था, अब हिम्मत न पाकर टूट गया। भीड़ के बीच उसकी आंखें फटी और उसने कबूल किया कि उस रात कुछ लड़खड़ाहट हुई थी। पता नहीं किसने किसे धक्का दिया, किन्हीं हालों में आग, धुआं और अफरातफरी के बीच पद्मावती गिर पड़ी और वे लोग उसे उठाकर छिपा गए। रजत ने कांपते स्वर में कहा, हमने उसे मरता हुआ छोड़ दिया, हमने किसी को नहीं बताया, हम डर गए। इस कबूलनामे के साथ अदालत की हवा बदल गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और कुछ को तलब किया गया। गांव में एक तरह की राहत भी आने लगी, मानो किसी लंबे दबाव के बाद सच्चाई को खोल दिया गया हो। पद्मावती के परिवार की तलाश की गई। 2-4 रिश्तेदार थोड़े बहुत जीवन जी रहे थे, बुजुर्ग, कुछ भतीजे। ग्रामीणों ने मिलकर तय किया कि अब खुले तौर पर जो चूक हुई उससे अब गांव को नहीं रोका जाएगा। पर जैसे ही सब कुछ शांत होना शुरू हुआ, एक नई अजीब बात सामने आई। जो लोग गिरफ्तार हुए थे, उनका व्यवहार अजीब और बदलता हुआ दिख रहा था। कुछ के घरों में रात को शोर बढ़ गया, कुछ के बच्चे बीमार पड़ गए। दूसरी ओर जिन लोगों ने कबूल किया या जिनके नाम पर्चियों पर थे, उनके परिवार का मानहानि और भय भी असमंजस में बढ़ गया। बाबा त्रिलोचनानंद ने हवन के बाद कहा, कागजों और कबूलियों से इंसाफ मिल भी सकता है, लेकिन आत्मा की पीड़ा अलग होती है। जब तक पद्मावती की आत्मा को शांति देने वाला कृत्य पूरा नहीं होगा, जैसे कि उसे सार्वजनिक रूप से इज्जत से दफन कर, उसकी मृत्यु का सार्वजनिक रूप से उद्घाटन कर, तब तक उसकी पीड़ा कम नहीं होगी। गांव वालों ने निर्णय लिया कि वे सार्वजनिक रूप से एक अंतिम अनुष्ठान और सम्मान समारोह का आयोजन करेंगे। थाने की मदद से एक औपचारिक घोषणा हुई, आज से 3 दिन बाद गांव के चौराहे पर रात में सभी लोग इकट्ठा होंगे। परिवार मिलकर दफन का कार्यक्रम करेंगे और जो कुछ भी न्यायिक प्रक्रिया में हुआ है, उसका लेखा जोखा भी दिया जाएगा। और वही रात आई जब गांव के आसमान में अचानक दूर दूर से ट्रेन की तरह किसी सीटी सी सुनाई दी। हवा की तरह चली ये आवाज मानो समय के उन पन्नों को पलट रही थी। फिर एक पल के लिए सब शांत था, इतना शांत कि किसी का दिल रुकने सा लगा। अचानक दूर से धीमी धीमी, लगभग कानों में फुसफुसाती आवाज आए, इंसाफ। फिर कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं। अंत में तय हुआ कि जो कबूलनामे हैं और जो दस्तावेज मिले हैं, वे सब अदालत में पेश किए जाएंगे। कुछ गिरफ्तारियों ने मामलों को हल्का किया, पर कुछ रहस्यों की छाया अब भी गांव पर छाई रही थी। पद्मावती की असली मौत का पूरा सच कुछ लोगों ने माना, कुछ ने नाम दिए, कुछ ने मुंह बंद कर लिए, पर जो बदनामियों का जाल था, वह एक बार खुल गया। रात के उस अनुष्ठान के दिन गांव वालों ने पद्मावती के लिए मिट्टी उठाई, पोशाक रखी और पुरालेखों के साथ उसकी कहानी पढ़ी गई। कुछ लोग रो पड़े, कुछ चिल्लाए और कुछ ऐसे भी थे जो अब भी सख्ती से कहते रहे कि यह एक साजिश थी। पर अनुष्ठान के बाद जो अनुभूति आई, वह किसी भी शब्द में पकड़ी नहीं जा सकती, मानो भूमि के ऊपर से एक बोझ उठ रहा हो। फिर भी जब सुबह हुई और लोग अपने अपने घरों में लौटे, कुछ ने दूर से सुनाई देने वाली धीमी सी सीटी सुनी, जैसे किसी पुरानी ट्रेन ने अब भी रुकने से इनकार कर दिया हो। कुछ देर के लिए शांति थी। फिर भी कई लोगों की आंखों में डर की चमक थी, क्योंकि सच्चाई खुलने के बाद भी गांव के दिल में एक सवाल रह गया, क्या इंसाफ मिल जाने से सब कुछ खत्म हो जाएगा, या फिर जो चीजें खो चुकी हैं उनका हिसाब नहीं लिया जा सकता। पद्मावती की आत्मा ने नाम जरूर मांगा और कुछ लोग जवाब दे चुके थे, पर जो गहरा दर्द और जिंदा यादें थीं, वे अचानक से मिटती नहीं थीं। गांव में अब पुलिस की निगरानी सख्त हो गई थी और मीडिया का ध्यान भी बना रहा। अदालतों में अगली सुनवाई तय हुई। कुछ दोषियों को हिरासत में लिया गया और कोर्ट ने मामले की गंभीरता से जांच का आदेश दिया। पर गांव की हवाएं कुछ पुरानी रातों की तरह अब भी कुछ फुसफुसा जाती थी, कभी बच्चे सुनते, कभी बूढ़े सुनते। कहानी का यही वह मोड़ है जहां सच्चाई लौट आए, अपराधियों के नाम सामने आए और गांव ने हिम्मत दिखाकर सच्चाई का सामना किया।
फिर भी अंत पूरी तरह से समेटा नहीं गया, क्योंकि कुछ चीजें जिन्हें कागजों और अदालतों में दर्ज किया जा चुका है, वे भावनात्मक रूप से अभी भी बेनकाब हैं। पद्मावती की मांग और दर्द तो जाहिर हुआ, पर गांव के कुछ घरों में रात के सन्नाटों में अब भी कभी कभी वही लाल आंखें चमकती हुई नजर आती हैं, और कभी कभी दूर से धीमी लंबी सी सीटी सुनाई देती है, ऐसी सीटी जो किसी पूरी तरह हुई विदाई की नहीं, बल्कि अधूरी बातों की याद दिलाती है। ऐसी हाई रियल डरवानी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर रोज एक नई कहानी।